हेलो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ सीओपीडी, जो कि आरयूजीएस के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाली एक डिजीज़ कंडीशन है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो बड़े ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। सबसे पहले डेफिनेशन COPD इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज कैरेक्टराइज बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल। क्या मतलब है इसका कि ये एक ऐसी लंग की कंडीशन है जिसके अंदर एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है, मीन्स प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ एयर हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन अराइज हो पाती है। और उसके बाद ये कंडीशन फुली रिवर्सिबल नहीं है, मींस जो डिजीज़ कंडीशन होने से पहले लंग्स की कंडीशन थी वैसी हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसको दो तरीके से, इस डिजीज़ कंडीशन को दो तरीके में देखा गया है। पहला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है एम्फाइसीमा। क्या होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, इसको डिस्कस करते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मीन्स क्या है कि ये अपना ट्रेकिया है, ठीक है, ये ब्रोंकस है, ठीक है, ये अपने लंग्स हैं, ये हो गए अपने लंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ की जो सेल है ब्रोंकस की, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलने की वजह से स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होने की वजह से वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है और म्यूकस सिक्रेशन होने के कारण वहाँ की जो लेयर है वो थिक हो जाती है और उस वजह से ब्रोंकस नैरो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को समझ लिया होगा। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन में है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स कोजिंग म्यूकस ओवर प्रोडक्शन, मीन्स ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या सिक्रेट होता है, क्या म्यूकस। दूसरी चीज़ है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, वो म्यूकस कहीं ना कहीं जाके जमा होगा और वो कहाँ जमा होता है, एल्वुलाई में। क्या वहाँ अगर एल्वुलाई है और एल्वुलाई में अगर म्यूकस जमा हो जाता है तो गैस जो एक्सचेंज है ना, वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब कि गैस एक्सचेंज की जो क्षमता होती है, जो उसकी लेवल होता है गैस एक्सचेंज का करने का, तो बिटवीन द इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन आउटर इन्वायरमेंट और बिटवीन द लंग्स, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसके कॉजेज़। कॉजेज़ क्या क्या है। फर्स्ट कॉज है, प्राइमरी कॉजेज़ में आता है स्मोकिंग, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करी है, एक्टिव हो या फिर पैसिव स्मोकिंग करी है, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी ब्रोंकस स्टिमुलेट होगी और म्यूकस का ओवर सिक्रेशन होगा। समझ गए होंगे। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है कि आपने पॉल्यूटेंट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स की कांटेक्ट में, उसकी वजह से केमिकल्स की या डस्ट की कांटेक्ट में, तो वो जाके कहाँ, एयरवे में, एयरवे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाके जमा होंगे और सेल को स्टिमुलेट करेंगे। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर अगर आपको अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपको क्या डिजीज़ कंडीशन देखने को मिल सकती है, देखने को मिलती है COPD। क्या देखने को मिलती है, COPD। ठीक है। उसके बाद हैं अदर रिस्क फैक्टर। अदर रिस्क फैक्टर में आता है रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बहुत बार अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, एज आपकी मोर देन 40 ईयर है, और एक्यूपेशनल हैज़ार्ड, मीन्स अगर आप कोयल माइनिंग करते हैं या फिर आप फार्मिंग करते हैं तो। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या है, अर्ली सिम्टम में आपको दिखेगा क्रोनिक कफ, और कफ के साथ आपको दिखेगी स्पुटम। ठीक है। दूसरी चीज़ दिखेगी माइल्ड डिजनिया। डिजनिया मीन्स होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पेशली ऑन एक्सर्शन। एक्सर्शन का मीन्स है जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइल्ड डिजनिया ऑन एक्सर्शन। क्या, माइल्ड डिजनिया ऑन एक्सर्शन। माइल्ड डिजनिया ऑन एक्सर्शन। टर्म को याद करना है। टर्म अच्छे से आपको याद होगी तो आप अच्छे से एग्ज़ाम के टाइम में रिटेन कर पाएंगे।
अगर आपको याद नहीं होती है तो नोट्स बनाते टाइम उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोग्रेसिव सिम्टम्स। प्रोग्रेसिव सिम्टम क्या, अगर डिजीज़ कंडीशन की लेवल बढ़ता जाएगा, सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा सीवियर डिज्निया इवन एट रेस्ट, मीन्स पहले अपन को अर्ली सिम्टम में दिखा था माइल्ड डिज्निया दिखेगा, ठीक है। वो कब दिखेगा, जब आप एक्टिविटी करेंगे। दूसरी चीज़ में अगर प्रोग्रेसिव में देखने जाए तो सीवियर डिज्निया दिखेगा, और कब दिखेगा, जब आप रेस्ट भी कर रहे हो तब भी, ठीक है। उसके बाद आता है वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस क्या होती है। वीजिंग, वीजिंग एक साउंड है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके चेस्ट के अंदर ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस होता है, और जब आपकी स्टेथोस्कोप के थ्रू लंग की साउंड सुनी जाती है तो आपको वीजिंग साउंड सुनाई देती है। फिर उसके बाद एक सिम्टम दिखता है साइनोसिस। साइनोसिस दिखता है, इसका मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड लिप्स। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही सेल और टिश्यू के पास में। जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस कंडीशन में वहाँ स्किन अपन को ब्लूइश दिखेगी। इस कंडीशन को या इस सिम्टम को बोलते हैं साइनोसिस। एक दिखता है बैरल शेप चेस्ट। बैरल शेप्ड चेस्ट क्यों दिखता है, क्योंकि ये देखिए लंग्स हैं अपने, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकस, ये लंग्स। अब लंग्स के अंदर हाइपर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, लंग्स हाइपर इन्फ्लेट होते हैं। मीन्स क्या होता है कि यहाँ से तो नैरो हो गई, ठीक है, यहाँ से एयर बाहर जा नहीं रही, अब बाहर जा नहीं रही और एयर अंदर इकट्ठा हो गई। जब एयर अंदर इकट्ठा हो गई तो इसकी वॉल को बाहर की तरफ धकेलेगी। अब जब धकेलेगी तो ये लंग्स अपनी साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो उसको बोलता है हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग। जब लंग साइज़ में बड़े हो जाएंगे तो आपको बाहर से चेस्ट उभरी हुई दिखेगी, उसको बोलते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट। फिर अदर सिम्टम में या फिर और सिम्टम में दिखेगा फैटी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, वेट लॉस, ठीक है, और मसल वीकनेस देखने को मिलती है। फिर अपन डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD। क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स किस तरीके से डिजीज कंडीशन बॉडी के अंदर अकर होगी। अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी स्पीड में लग रहा है तो आप क्या करें कि स्पीड को थोड़ा कम करने के लिए इसको 0.5 पे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एयरवे इन्फ्लामेशन। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, एयरवे का इन्फ्लामेशन। अपन ने वहाँ पढ़ा था कि ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन होगा, किस वजह से, कोई ना कोई स्मोकिंग या पॉजिटिव एजेंट की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद दिखेगा म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन होगा, ठीक है, समझ गए। म्यूकस प्रोडक्शन होगा, क्यों, क्योंकि अंदर होती है गोबलेट सेल जो एक फैगोसाइटिक सेल है, लीड टू एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लॉकिंग एयरवे। बहुत ज़्यादा गोबलेट सेल क्या रिलीज़ करने लग जाएगी म्यूकस, और म्यूकस की वजह से जो अपना एयरवे है वो ब्लॉक होने लग जाएगा। फिर आता है एल्वुलर डैमेज। एल्वुलर डैमेज, अब जो म्यूकस बना है वो म्यूकस जाके स्टेटिस होगा, मीन्स जमा होगा। अब जमा कहाँ होगा, एल्वुलाई में। एल्वुलाई में जमा होता है तो गैस एक्सचेंज कम होगी। तो इसमें लिखा हुआ है एल्वुलर डैमेज में डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई इन एम्फाइसीमा रिड्यूस गैस एक्सचेंज। उसके बाद होती है गैस एयर ट्रैपिंग। एयर ट्रैपिंग क्या है, एयर ट्रैपिंग मीन्स होता है लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग एयर फ्लो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मीन्स जब अपन ने वो पढ़ा था कि लंग्स ये है, लंग्स है, अब यहाँ पे जब एयर ये पूरा तरीके से ब्लॉक हो चुका है तो यहाँ अगर वो जमा हो रही है तो फिर इसकी वॉल को बाहर की ओर पुश करेगी और हाइपर इन्फ्लेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे एयर अंदर ट्रैप कर जाएगी और यहाँ बहुत ज़्यादा एयर भर जाएगी, उसको बोलते हैं एयर ट्रैपिंग, जो अपन को किस में दिखेगा, COPD के पेशेंट में। नेक्स्ट आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं COPD की कंडीशन के लिए। सबसे पहला स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाते हैं। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। तो बच्चों आप एक बार इसका है ना इमेज एक बार देखना ज़रूर, स्पायरोमेट्री दिखती कैसी है, ठीक है। और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके अंदर पेशेंट को बोला जाता है कि आप इसके अंदर एयर पुश करें। उसमें 3 बॉल होती हैं, और 3 बॉल जब तीनों बॉल ऊपर होती हैं तो आपका लंग की क्वालिटी देखी जाती है कि लंग कितना अच्छा है या फिर कितना उसकी डैमेज हो चुका है, डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है,
उसको जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा है FeVI1 या FVC रेशियो, जो कि कितना होता है, <37%। और ये क्या कंफर्म करता है, एयर फ्लो की लिमिटेशन। इसके बाद अपन देखते हैं चेस्ट एक्सरे। नॉर्मली है कि चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हाइपर इन्फ्लेंट दिखेंगे लंग, क्योंकि एयर की होगी ये ट्रैपिंग, और फ्लैटेंड डायफ्राम। क्यों, जब देखिए ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ये जब लंग बहुत ज़्यादा साइज में बढ़े तो यहाँ पे जो डायफ्राम था वो क्या हो जाएगा, फ्लैट। ये डायफ्राम हो गया फ्लैट और लंग हो गया हाइपर इन्फ्लेंट। ठीक है। फिर उसके बाद अपन करते हैं ABG एनालिसिस। थोड़ा सा स्पीड में होगा क्योंकि अपन को बहुत सारे टॉपिक जल्दी जल्दी निपटाने हैं, तो इसलिए अपन थोड़ा जल्दी करने वाले हैं। फिर आता है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस के अंदर आप ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे। ठीक है। और क्या चेक करेंगे, CO2 का लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज हो नहीं रहा है, तो बॉडी के अंदर हाइपोक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन का लो लेवल और CO2 की कंसनट्रेशन बड़ी हुई देखने को मिलेगी, जिसे बोलते हैं हाइपर कैपनिया। ठीक है। फिर करवाएंगे अपन CT स्कैन, हेल्प टू आइडेंटिफाई एम्फाइसीमा, जिसमें बैरल चेस्ट आपको दिख जाएगी। फिर अपन करवाएंगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल टू रूल आउट जेनेटिक कोज इन यंगर पेशेंट। यंगर पेशेंट के अंदर अगर आपको COPD कंडीशन देखने को मिलती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी सब रिस्क फैक्टर या फिर पॉजिटिव एजेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। तो अपन उसके लिए चेक करवाएंगे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट करने के लिए इसका गोल होता है कि भाई अपन सिम्टम को रिलीव कर दें, डिजीज़ कंडीशन की प्रोग्रेशन को स्लो कर दें और होने वाले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर दें। ठीक है। इसके अंदर आती हैं सबसे पहले मेडिकेशंस, ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकस अगर नैरो हो चुके हैं तो उनको डायलेट करेंगे। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिलैक्स एयरवे मसल को। इसमें एग्जांपल आता है साल्ब्यूटामोल और टियोट्रोपियम। दूसरा है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अपन क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जिसके अंदर आता है बुडिसिनॉइड, फ्लूटिकेसॉन, और फिर अपन लिख सकते हैं बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। सॉरी, इसके अंदर अपन को क्या यूज़ करने हैं, मेनली तो इनहेल्ड है ना। इनहेल्ड के एग्जांपल होंगे बुडेसिनॉइड और फ्लूटिकेसॉन, जबकि अगर अपन ड्रग में दें तो अपन देंगे डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। फिर अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक है, जिसके अंदर LABA और ICS किसके लिए देते हैं, सीवियर केसेस के लिए। फिर अपन देते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स मीन्स म्यूकस को लाइटिक्स मीन्स तोड़ना, म्यूकस को पतला करता है, थिन करता है, थिन म्यूकस करता है। एग्जाम्पल देखने को मिलता है एम्ब्रेक्सोल। फिर अपन देते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अपन देते हैं एंटीबायोटिक्स। फिर देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। किसके लिए देते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन का लेवल कम है, हाइपोक्सीमिक कंडीशन है, तो अपन देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। फिर करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, रिमूव डैमेज लंग टिश्यू टू इम्प्रूव कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो लंग टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उसकी वजह से क्या होगी, ब्रीथिंग इम्प्रूव होगी। रिमूव डैमेज लंग टिश्यू टू इम्प्रूव ब्रीथिंग। दूसरा करते हैं बुलेक्टोमी। बुलेक्टोमी क्या होता है, रिमूव लार्ज एयर फिल्ड स्पेसेस इन द लंग्स। जो बुला बनते हैं, तो अगर वो एयर स्पेसेस बन रहे हैं तो उसको रिमूव करना क्या है, बुलेक्टोमी। मीन्स जो एयर फील्ड स्पेसेस बने हैं उसको बुला बोलते हैं, अगर बुला को हटाएंगे तो उसको बोलते हैं बुलेक्टोमी। फिर कहते हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन, मीन्स इसमें लंग दूसरा लगाया जाता है। ठीक है, और ये कब करते हैं, एंड स्टेज ऑफ COPD। बहुत जब सीवियर कंडीशन हो जाती है और लंग पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं तब अपन लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट का पॉइंट, जिसके अंदर वाइटल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, ऑक्सीजन का सेचुरेशन चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि डिजनिया की कंडीशन वर्स है कि नहीं है, और साइन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चेक करेंगे।
उसके बाद देखते हैं इंटरवेंशन के अंदर ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। टीच पर्स्ड लिप एंड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। COPD के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। इसके अंदर होठों को आधा बंद करके या पूरी तरीके बिना मुंह खोले आपको ब्रीथिंग करनी है, मतलब मुंह खोल के ब्रीथिंग करनी है, मुंह बंद करके ब्रीथिंग नहीं करनी है, ओनली नोज से ब्रीथिंग नहीं करनी है, माउथ से भी ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। उसे बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। एक वर्ड है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, मीन्स इतनी ब्रीथिंग अच्छे से करनी है कि डायफ्रैग्मेटिक जो भी है, मीन्स डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग का मतलब हुआ कि जो जो डायफ्राम की जो मसल है ना उसका भी इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो अमाउंट है बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव होगा। पोजिशनिंग, सेमी फाउलर और ट्राइपॉड पोजीशन क्या होता है। सेमी फाउलर पोजीशनिंग, क्योंकि अगर लंग इन्फ्लेंट हो चुके हैं और लंग के ऊपर प्रेशर की वजह से एक्सचेंज ऑफ एयर अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो अपन ये पेशेंट ऐसा है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन है, ये होगी कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर। ये होगी हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है। ये है सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है, ये पेशेंट का हेड है और ये उसके फुट है, ठीक है। ये हो गया हेड और ये भी फुट, ये है फाउलर पोजीशन, ये है सेमी फाउलर पोजीशन। और आगे एक लिखा हुआ है ट्राइपॉड पोजीशन। ट्राइपॉड पोजीशन किस प्रकार से देते हैं कि कार्डियक टेबल लगा के पेशेंट को लीन डाउन आगे की तरफ करते हैं। यहाँ एक कार्डियक टेबल होगी जिसके ऊपर पेशेंट होगा और पेशेंट के हाथ ऐसे जाएंगे बाहर की तरफ, तो इस प्रकार से लीन डाउन करेगा, उसे बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन। फिर करते हैं एडमिनिस्टर मेडिकेशन एडमिस्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ इनहेलर और निबुलाइजर यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रिस्क्राइब एंश्योर करेक्ट फ्लो रेट, और जैसे भी अगर प्रिस्क्राइब की गई है थ्रू द फिजिशियन उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। फिर इन द एंड अपन क्या देंगे, एजुकेशन क्या देना है कि स्मोकिंग को बंद करना है, स्मोकिंग सजेशन, अवॉइड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, जो भी इन्वायरमेंट के ट्रिगर्स हैं जो डिजीज कंडीशन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको दूर करना है, जैसे कि पॉल्यूशंस के कॉन्टेक्ट में नहीं आना, एलर्जन से दूर रहना है। फिर आता है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, एनर्जी को बचा के रखना है और किस प्रकार से वो उसको समझाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स देनी है जिससे कि लंग बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। फिर अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन, लास्ट पॉइंट होने वाला है कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर अगर COPD रिवर्स कंडीशन में जाती है तो रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कोर पल्मोनेंट और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इस तरीके से ये डिजीज़ कंडीशन होती है ख़त्म। आई होप कि आपको ये डिजीज़ कंडीशन आई होगी समझ में, अच्छे से डेफिनेशन, उसके कॉजेज, इटोलॉजिकल फैक्टर और पैथोफिजियोलॉजी को देखें और फिर देखें नर्सिंग मैनेजमेंट। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है पर अगर आप इतना देख के जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। Thank you very much for attending this lecture. Thank you very much.